मुझे लगता है कि रूस यूरोप के लिए नंबर 1 खतरा है और वास्तव में पूरे पश्चिमी विश्व के लिए भी। रूस से हमारे रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए हैं। पुतिन को लंबे समय तक लगता रहा कि उसकी शैडो फ्लीट अजेय है। सैकड़ों भूतिया जहाज प्रतिबंधों से बचकर उसकी युद्ध मशीन को फंड करते रहे, जबकि पश्चिमी देश बेबस देखते रहे। यह मॉस्को का पसंदीदा भ्रम था, लेकिन 7 जनवरी को वह भ्रम टूट गया। अटलांटिक महासागर के बीच में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने एक रूसी शैडो जहाज पर छापा मारा, उसे जब्त कर लिया और उसके क्रू को हिरासत में ले लिया। यह तब हुआ जब 3 रूसी युद्धपोत वहीं बैठे हुए थे, देख रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। वे गोली नहीं चला सकते थे, वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, वे बेबस थे। यह सिर्फ जब्ती नहीं थी, यह तो नकाब उतरने जैसा था, क्योंकि जब झांसा सामने आया तो रूस फिर से झुक गया। लोहे का नियम अब भी अटूट है। रूस जैसे ही असली ताकत से टकराता है, पीछे हट जाता है। लेकिन मॉस्को के लिए इसे और भी बुरा बना देने वाली बात यह है कि अमेरिका अभी रुका नहीं था। कुछ घंटे बाद उन्होंने दूसरा टैंकर भी जब्त कर लिया। अब रूसियों का दिमाग खराब हो रहा है। कुछ लोग युद्ध की घोषणा की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की मांग कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि पुतिन के शैडो फ्लीट का रुतबा कुछ ही दिनों में अजेय से अपमानित कैसे हो गया। यह सब दिसंबर में शुरू हुआ, जब अमेरिका ने वेनेजुएला की नाकाबंदी की, जिससे कोई जहाज अंदर बाहर नहीं जा सकता था। और यह दिखाने के लिए कि अमेरिका वाकई में गंभीर है, अमेरिकी बलों ने वास्तव में 2 अलग अलग टैंकरों को जब्त कर लिया। ठीक इसी समय एक गयाना का प्रमुख जहाज था जो ईरान से आ रहा था और वेनेजुएला की ओर जा रहा था। इसका नाम बेला 1 था। इस जहाज पर 2024 से ही संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस पर ईरानी तेल परिवहन और कथित आतंकी समूहों की मदद के लिए प्रतिबंध लगे थे। इसी वजह से जब अमेरिकी बलों ने इस जहाज को वेनेजुएला की ओर जाते हुए देखा, तो उन्होंने जहाज को जब्त करने के लिए एक संघीय वारंट प्राप्त किया। तभी जहाज ने यू टर्न लिया और उत्तर अटलांटिक की ओर तेजी से बढ़ने लगा। एक हाई स्पीड नेवल चेज शुरू हो गई थी। बेला 1 ने वास्तव में अपनी लोकेशन बीकन बंद कर दी थी ताकि उसकी स्थिति छुपी रहे और उसे आसानी से पकड़ा न जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश यह तरीका काम नहीं आया। लेकिन अचानक नए साल पर जहाज फिर से ऑनलाइन आ गया और इस बार वह एक अलग नाम और रूसी झंडे के तहत चल रहा था। असल में क्रू ने जहाज के किनारे पर रूसी झंडा भी पेंट कर दिया था ताकि अमेरिकी कोस्ट गार्ड को डराया जा सके। अब जैसे ये सब कुछ पहले से ही काफी साफ नहीं था, क्रेमलिन ने असल में 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी भेजी ताकि जहाज को रूसी जलक्षेत्र में वापस ले जाया जा सके। पुतिन को उम्मीद थी कि अमेरिका रूस के साथ तनाव बढ़ाने का जोखिम नहीं उठाएगा और इस तरह वह ब्लफ करके सुरक्षित वापस जा सकते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, क्योंकि 7 जनवरी को अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने असल में जहाज पर चढ़ाई कर दी। देखिए, समुद्र के बीचों बीच एक ऑयल टैंकर पर चढ़ाई कैसे की जाती है। हाँ, शुभ दोपहर जैन, आपको सुनकर अच्छा लगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जानते हैं। अब जब जहाज को जब्त कर लिया गया है तो इतना बड़ा जहाज जो लगभग 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, जिसे आप दौड़कर भी पीछे छोड़ सकते हैं, वह अमेरिकी सेना की नजरों से कैसे बच सकता है। देखिए, इसका एक हिस्सा बोर्डिंग से जुड़ा है। हेलीकॉप्टर से लोगों को जहाज पर उतारने में शामिल रहा हूं। इसमें टीम वर्क बहुत जरूरी होता है और अगर जहाज नहीं चाहता कि आप उस पर चढ़ें और वह लगातार घूमता रहे, आप डेक पर हवा की दिशा बदल सकते हैं, जिससे उसे ऊबड़ खाबड़ और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग मुश्किल हो सकती है। आप जाहिर है लोगों को रस्सी से नीचे उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर जहाज घूम रहा है या लहरों में डोल रहा है तो यह बेहद खतरनाक हो सकता है और यह मौसम पर निर्भर करेगा। फिलहाल जानकारी बहुत कम है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना पिछले 2 हफ्तों से इसका पीछा कर रहे हैं। सैन्य दृष्टि से इसका झंडा बदलना सबसे रोचक है। जैसे ही ये कैरेबियन से निकला, उस पर घाना का झंडा लहरा रहा था, फिर उसने रूसी झंडा लगा लिया और ऐसी रिपोर्टें हैं कि जहाज के किनारे पर असल में रूसी झंडा पेंट किया जा रहा है। यह इसलिए किया गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अब रूस इसकी सुरक्षा कर सकता है और हमें पता चला कि वहां एक रूसी पनडुब्बी और कुछ जहाज सुरक्षा में थे। इससे जुड़ी जानकारियां स्पष्ट नहीं हैं। हमें पता है कि रूसियों ने वेनेजुएला वासियों को रूसी सैन्य उपकरण खरीदने के लिए अरबों डॉलर उधार दिए और बदले में वेनेजुएला वासियों को तेल देना था। इसका उस मामले से कोई संबंध है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जो स्पष्ट है वो ये है कि मिशन आखिरकार
सफल रहा और जहाज यूके तट के पास जब्त हुआ। और वो 3 युद्धपोत जो पुतिन ने भेजे थे, वे सचमुच इस पूरी कार्रवाई को होते हुए देख रहे थे। वे बस वहीं खड़े थे जब अमेरिका ने टैंकर को जब्त किया और क्रू को हिरासत में ले लिया। अब जैसे ये काफ़ी शर्मनाक नहीं था, अमेरिका ने ये फिर से किया। सिर्फ कुछ घंटे बाद यूएस साउदर्न कमांड ने तड़के एक कार्रवाई में ये बयान जारी किया। आज सुबह युद्ध विभाग ने बिना किसी घटना के एक बिना देश के प्रतिबंधित डार्क फ्लीट मोटर टैंकर को पकड़ लिया। जब्त किए गए जहाज सोफिया अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में काम कर रहा था और कैरिबियन सागर में अवैध गतिविधियां कर रहा था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड सोफिया को अंतिम निर्णय के लिए अमेरिका ले जा रही है। इस सब से जो सीख मिलती है वह काफी सीधी है। तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते। और विश्व राजनीति का लोहे का नियम आज भी कायम है। उस नियम के अनुसार रूस हमेशा पीछे हट जाता है जब भी उसे ताकत का सामना करना पड़ता है, और यह नियम आज तक टूटा नहीं है। अब रूसी सरकार ने एक बयान जारी किया है और वह बहुत नाराज है, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, 24 दिसंबर 2025 को जहाज मरीनरा को रूसी संघ के राज्य ध्वज के तहत अस्थायी परमिट प्राप्त हुआ। आज लगभग 3 बजे मास्को समयानुसार खुले समुद्र में किसी भी राज्य के क्षेत्रीय जल से बाहर अमेरिकी नौसेना बलों ने जहाज पर चढ़ाई की और जहाज से संपर्क टूट गया। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के मानदंडों के अनुसार खुले समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता का नियम लागू होता है। किसी राज्य को अन्य राज्यों के पंजीकृत जहाजों पर बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। मुझे नहीं पता कि रूस इस विषय पर बात करने के लिए सबसे उपयुक्त है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पहले अध्याय में लिखा है कि आप किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि रूस ने वह अध्याय छोड़ दिया, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र कानून का उल्लंघन नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने उस जहाज पर प्रतिबंध लगाया था और यह केवल संकेत देने वाली कार्रवाई नहीं थी। अमेरिका के पास उस जहाज के लिए वारंट था और अब उन्होंने उस वारंट को लागू किया। इस बयान के बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने अमेरिका से जहाज पर रूसी नागरिकों के साथ मानवीय और गरिमापूर्ण व्यवहार की मांग की, और उन्होंने यह भी मांग की कि अमेरिका इन नागरिकों की अपने वतन में शीघ्र वापसी में कोई बाधा न डाले। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका इन मांगों के आगे झुकेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्याय विभाग ने अभी अभी जहाज पर मौजूद सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुनिए। लगता है आप उसी बेलायक टैंकर की बात कर रहे हैं जो सुबह जब्त हुआ था। न्याय विभाग और गृह सुरक्षा विभाग ने युद्ध विभाग के साथ मिलकर आज सुबह उस जब्ती की घोषणा की थी जो अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन के कारण की गई थी। मैंने नए साल से पहले मंच पर हमारे प्रतिबंध नीति के प्रवर्तन के बारे में बात की थी, और यह प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबंध नीति को पूरी तरह से लागू करेगा। आज सुबह इस जहाज को उत्तर अटलांटिक में अमेरिकी संघीय अदालत के वारंट पर ट्रैक कर जब्त किया गया, और यह वेनेजुएला की शैडो फ्लीट का जहाज था जिसने प्रतिबंधित तेल का परिवहन किया है, और संयुक्त राज्य अमेरिका इस राष्ट्रपति के नेतृत्व में इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं जोड़ना चाहूंगी कि जहाज पर न्यायिक जब्ती आदेश था जो क्रू पर भी लागू था। इसका अर्थ है कि अब क्रू संघीय कानून उल्लंघन पर अभियोजन झेल सकता है। और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें ऐसे अभियोजन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका लाया जाएगा। अब साफ है कि रूसी अपना आपा खो रहे हैं और भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे। हमारे पास एक रूसी नेता हैं जो सख्त बातें कर रहे हैं। रूस की स्टेट ड्यूमा डिफेंस कमेटी के पहले उपाध्यक्ष ने कहा कि रूस को टॉर्पीडो से हमला करना चाहिए और कुछ अमेरिकी नावों को डुबो देना चाहिए। मुझे लगता है कि वह आधुनिक राजनीति का पहला नियम भूल रहे हैं। अमेरिकी नावों से पंगा मत लो। फिर भी एक रूसी विश्लेषक का मानना है कि पुतिन और रूस ने यह खुद पर लाया है। इस विश्लेषण को देखें। हमने खुद ही टैंकर को अपना बताकर समस्या खड़ी की और दूसरों से उसे न छूने को कहा। टैंकर पर कब्जे की कोशिश के बाद हम इसे बचा नहीं सके। फिर साबित हुआ कि खोखले राजनयिक बयान अब असरदार नहीं हैं। अब बस बचना और संयुक्त राष्ट्र से शिकायत करना ही बाकी रह गया है। अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, जो असली ताकत से समर्थित नहीं थी, पूरी तरह से मजाक बनकर रह गई। यह एक रूसी सैन्य ब्लॉगर थे। आप देख सकते हैं कि रूसी इसे बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं ले रहे हैं। हालात और भी खराब करने के लिए
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बयान जारी किया। जब ये सब हो रहा था और अमेरिका पूरी तरह नाटो के साथ था, तो इसे देखिए, याद रखिए, उन बड़े नाटो समर्थकों के लिए वे दो पर थे। जीडीपी और अधिकतर तो बिल भी नहीं चुका रहे थे। जब तक मैं नहीं आया, अमेरिका उनके लिए बेवजह चुका रहा था। मैंने उन्हें सम्मानपूर्वक जीडीपी 5 तक ला दिया और वे तुरंत भुगतान करते हैं। सबने कहा था ये नहीं होगा, लेकिन हुआ क्योंकि वे मेरे दोस्त हैं। मेरे शामिल न होने पर रूस के पास अभी पूरा यूक्रेन होता। याद रखिए, मैंने अकेले 8 युद्ध खत्म किए, फिर भी नॉर्वे नाटो सदस्य ने मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जो मायने रखता है वो ये है कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। रूस और चीन को अमेरिका के बिना नाटो से डर नहीं है और मुझे शक है कि नाटो हमारी मदद करेगा। मैंने अपने पहले कार्यकाल में सेना को मजबूत किया और अब भी कर रहा हूं। यही सबसे अहम है। हम हमेशा नाटो के लिए रहेंगे, चाहे वे हमारे लिए न हों। चीन और रूस केवल उसी देश से डरते और उसका सम्मान करते हैं, और वह है अमेरिका। अब कुछ रूसी लोग इसे बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आखिरकार पुतिन वास्तव में किसी न किसी तरह से नाटो को खत्म करना चाहते थे। इस तरह वह सोवियत संघ को फिर से बनाने का अपना सपना जारी रख सकते हैं। इस बयान के बाद एक रूसी अपना आपा खो रहा है और राष्ट्रपति की ऐसे हत्या की मांग कर रहा है। इसे देखिए। 1 साल पहले यह सब हैरानी और हंसी का कारण बनता। अब यह पागल ऑरेंज, जिसने नाइजीरिया में नागरिकों पर बमबारी की, वेनेजुएला पर हमला किया और वहां के नागरिकों की जमीन और समुद्र में हत्या की, और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और कोलंबिया के राष्ट्रपति को हटाने की धमकी दी, और पूरे गोलार्ध में उसकी खुलेआम आक्रामकता की घोषणा चिंता का विषय होनी चाहिए और पूरी दुनिया को कार्रवाई के लिए प्रेरित करनी चाहिए। अगर ऐसा जारी रहा तो सवाल उठना चाहिए कि उसे कार्यकाल के अंत तक जीवित रहने देना चाहिए या नहीं। मेरे लिए यह राष्ट्रपति की हत्या का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश लगता है, और इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक क्लिप है। यह मेरी पसंदीदा क्लिप्स में से एक है। सुनिए। हमारे देशों के खतरे कभी नहीं सोते, वे हमारी हर हरकत पर नजर रखते हैं। ईरान, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ISIS, अलकायदा। हो सकता है वे अभी यही देख रहे हों। हमारी सेना को केवल न्यूज गपशप शो न समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, किसे वोट देते हैं, किसकी पूजा या किससे प्यार करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पिताजी ने करोड़ों दिए या आपको पता नहीं कि वे कौन थे। हम एक ऐसी घातक मशीन में ढल चुके हैं जिसके हर हिस्से जानलेवा हैं, और अगर आपको अपनी भलाई चाहिए तो इससे दूर रहना ही समझदारी है। हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने युद्ध देखा है, हम युद्ध नहीं चाहते। लेकिन अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध चाहते हैं, मैं आपको एक बात का वादा कर सकता हूं, भगवान मेरी मदद करें, आपके बेटों और बेटियों को कोई और पालेगा। ऐसी वीडियो बनाना एक समस्या है जहां कई ड्रोन हमले दिखाए जाते हैं, भले ही उनमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। YouTube अक्सर हमारी वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारी 4 युद्ध संबंधी वीडियो YouTube ने डिमोनेटाइज कर दी। ड्रोन या फ्रंट लाइन फुटेज विज्ञापन दाताओं के लिए उपयुक्त नहीं होते, इसलिए वीडियो पर प्रतिबंध लगता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, जिसे यूक्रेन वासी लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये सब कवर करना जरूरी है, इसलिए हमने अपना प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। इसे शुरू से बनाया ताकि हम पर कोई प्रतिबंध न हो। हमें अपने ड्रोन हमलों को धुंधला नहीं करना पड़ता, हमें अपनी फ्रंटलाइन फुटेज को धुंधला नहीं करना पड़ता, और हमें रूसी एयर बेस के तबाह होने को भी धुंधला नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। हम विज्ञापनदाताओं के असंतुष्ट होने पर खुद को सेंसर नहीं करते, क्योंकि साइट विज्ञापनों से नहीं, आपके समर्थन से फंड होती है। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हैं और अगर आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जो हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक या स्क्रीन के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप हमारा सारा वर्तमान और भविष्य का कंटेंट देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।